वेडिंग वर्सेस मैरिज, वेडिंग वर्सेस मैरिज। बच्ची पैदा होती है ना, 21 साल में इसका निकाह करेंगे, 10 साल की हो गई निकाह करना, 15 साल की हो गई निकाह। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं या आप लोग भी, जब भी निकाह की बात आती है तो डे ऑफ निकाह नज़र आता है, राइट। वाइफ को कम से कम उसके बेडरूम का पूरा इख्तियार है कि नो वन कैन इंटर विदाउट हर परमिशन। अपने माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस करे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीसॉ की तरह है। और हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि बीवी की तरफ इतना न झुक जाए कि उसके नाजायज़ मुतालबात और उसकी वजह से वालिदैन के साथ जुल्म ज़्यादती करे। और ऐसा भी नहीं कि वालिदैन ने कोई ऐसी बात कह रहे तेरी तो ऐसी करती है, करती, अच्छा मेरी माँ को तूने ऐसा कहा है, अब उसके साथ ज़्यादती करे, नहीं। दोनों के दरमियान बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन, सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। क़ाल अल्लाहु तआला व मिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। व क़ाल अन्नबिय्यु अलैहि स्सलातु वस्सलाम अय्युमा इम्रअतिन मातत व ज़ौजुहा अन्हा राज़िन दख़लतिल जन्नह। थोड़ा सा हो जाए। मैं सेशन शुरू करने से पहले कुछ सवालात करना चाहूँगा। हमारा डिस्क्लेमर है, उसकी तफसीलात आपके सामने अभी आएगी। तो उन सवालात का मकसद उस डिस्क्लेमर में आएगा। थोड़ा सा सुकून का माहौल बन जाए। इसमें से कितने हैं जिनके निकाह हो चुके हैं? ज़रा एक मिनट, ये नोट्स खाली हम डिस्ट्रीब्यूट हाँ करते हैं जिनकी ली थी। बिल्कुल। मैं जब तक जिन्होंने दी है प्लीज़ हाथ ऊंचा करके कलेक्ट कर लें, उधर से है। नहीं, कोई और तस्नीम बेलिम, मरियम परियानी, लुबना, उधर है ना टीचर, उधर ही दे दो। लमिश, अच्छा फर्स्ट है जो लुबना है उनको फर्स्ट दिया है, जो लमिश है उनको सेकंड दिया है और मरियम परियानी को थर्ड दिया है। अब प्लीज़ आके अपने नोट्स कलेक्ट कर लें। अच्छा, फर्स्ट सेकंड थर्ड का ऐलान कर भी दिया आपने, पता ही नहीं चला। ज़रा ज़ोर से करते ताकि उनको एहसास होता कि माशाल्लाह। तो शेख की तरफ से भी इनाम भी रहेगा, या शेख उवैस की तरफ से इनाम है, ज़रा ज़ोरदार भारी भरकम। देखिए, ये बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी इन्होंने अपनाई है। और हमारे यहाँ तो बॉम्बे में जो फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर के वर्कशॉप होते हैं, उसमें बहुत शानदार और बड़ा इनाम होता है। और उसकी वजह यही है कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं, जो शुरका हैं, उनके अंदर दिलचस्पी और अटेंशन डेवलप किया जाए। अच्छा, तो चाय भी चल रही है, इस दरमियान हम बातें भी करते हैं। देखिए, मेरा सेशन जो है ये 2 वे रहेगा, जैसे शेख का भी था, क्वेश्चन आंसर्स है, मुज़ाकरा है। पहली बात तो ये बहुत वाज़ेह है कि ये कोई मस्जिद का बयान नहीं है। जैसे क्लासरूम्स होते हैं कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, मैं समझता हूँ आप में से कितने लोग कॉलेजेस में गए हैं? रेज़ योर हैंड। माशाल्लाह। तो मैंने भी मलिक सऊद, किंग सऊद यूनिवर्सिटी रियाद में पढ़ाई की है। तो कॉलेजेस का अपना एजुकेशनल सिस्टम थोड़ा डिफरेंट होता है और मदरसे या मस्जिद की तालीम का अंदाज़ मुख्तलिफ होता है, और दोनों अपनी अपनी जगह मतलूब और मुस्तहसन है। हमारे उवैस भाई हमेशा कहते हैं मैं तो तबलीग वाला हूँ, तबलीग वाला हूँ। बयान तो माशाल्लाह इंटरनेशनल करते हैं, लेकिन फिर वो अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए एक अच्छा उनके पास ये है। तो हर एक के कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। तो इसमें मैंने पहले आपसे सवाल किया कि आप में शादीशुदा कितने हैं? तो आई थिंक सो नियर बाय 50%, ठीक है। गैर शादीशुदा कितने हैं? अच्छा, थोड़े ज़्यादा हैं, 55%। बिकॉज मेरे दो प्रेजेंटेशन हैं, एक जो प्री मैरिज काउंसलिंग का है और एक पोस्ट मैरिज का है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा सवाल ये है कि आप में से कौन हैं
जो सिर्फ सीखने आए हैं कि हाउ टू डील विद माय हस्बैंड, माय इन लॉज, या आप इस कोर्स को सीखना चाहते हैं, एक तो ये है कि अपनी ज़ात के लिए, फॉर योर पर्सनल इश्यूज़, या दूसरा ये है कि आप इस कोर्स को और लोगों तक पहुंचाने का जज्बा रखते हैं। तो पहला सवाल कि कौन है जो अपने आप के लिए सीखना चाहता है? ओके, गुड। और कौन है वो जो है इसको आगे भी लेके जाना चाहते हैं? वो मतलब 50-50 नहीं, मतलब दोनों नीयतें एक साथ भी हैं। ठीक है, देखिए शेख ने बहुत अच्छा सवाल किया कि हुकूक़ व तबा महफूज़ का मतलब ये है कि ये प्रेजेंटेशन हम ले सकते हैं, ये बिल्कुल फ्री है, हमारी एक आवाज़ है। मैं ये पहले ही एक पैगाम आपको सुना दूं, अगर यही आप लोग ले जाएं और पूरा कोर्स आपके सामने न हो तब भी काफ़ी है, कि प्री मैरिज काउंसलिंग कोर्स, इसकी एक जर्नी है। 2013 में जब हम दारुल इफ्ता में ज्वाइन हुए, उससे पहले मैं ब्रिटिश स्कूल यूएई में टीचर था अरबिक का। जब यहाँ ज्वाइन हुए तो हमारे पास एवरी सेकंड डे देयर आर सो मेनी मसलाज अबाउट खुला, तलाक और छोटे छोटे इशू, जैसे शेख ने बताया, बिल्कुल छोटे छोटे। और जब वो दारुल इफ्ता में पहुँचते हैं या इस तरह के स्कॉलर्स के पास पहुँचते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। उसको कहते हैं कि थर्ड स्टेज ऑफ कैंसर। अब वो इतना मुश्किल होने के बाद फिर डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद एक जर्नी शुरू हुई, हमने कुछ कंट्रीज़ को देखा, जैसे शेख ने अभी वहाँ साउथ अफ्रीका से भी स्कॉलर को बुलाया था। वहाँ केयर लाइन, होप लाइन, ये जो है डिपार्टमेंट हैं जो प्री मैरिज पर काम करते हैं। मैं ये इसके लिए बता रहा हूँ खुसूसन मेरी उन बहनों को जो अभी एजुकेशन में हैं, जो कुछ सीखना पढ़ना चाहती है, उनके लिए बहुत बड़ा एक विंडो है, बहुत बड़ा एक डोर है, जिससे बहुत बड़ा अच्छा और इनकलाबी काम आप कर सकते हैं। तो 2014 में साउथ अफ्रीका, 2016 में मलेशिया। मलेशिया इज़ द कंट्री जहाँ पर एवरी कपल हैव टू कंप्लीट हिज प्री मैरिज कोर्स बिफोर गेटिंग मैरिड। शादी से पहले कोर्स का करना ज़रूरी है। उसका असर ये है कि हमने कार बुक की, कार ड्राइवर कहता है, जब उसने देखा, उसका नाम कुछ अलग आया था लिखकर, लेकिन जब उसने देखा मुझे तो सलाम करने लगा, और तो मुझे ऐसा लगा कि टिप वगैरह के लिए फॉरेनर बात करते हैं, तो वो कहने लगा कि नो नो नो, आई एम मुस्लिम, माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। तो मुझे ताज्जुब हुआ। फिर आगे वो कहता है कि माय वाइफ इज़ गोइंग टू हज दिस ईयर विथ हर फैमिली। तो मैंने कहा अच्छा आप नहीं जा रहे हो? तो कहने लगा कि नहीं, मैं तो बहुत पुअर आदमी हूँ, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मेरी वाइफ बहुत मालदार है। अब आप सोचिए इंडियन कॉन्टेक्स्ट में ज़रा आग बंद करके कि वाइफ बहुत मालदार और हस्बैंड बहुत गरीब, इतना गरीब कि वो कार ड्राइव करता है। और वो कितनी रिच थी उसकी भी डिटेल बताई, मैं बहुत कम वक्त है हमारे पास। तो मैंने उससे कहा देन यू आर सर्वेंट ऑफ योर वाइफ, तू तो हमेशा तो उसको खिदमत करनी पड़ती है, खाना लाओ ये लाओ। वैसे भी अगर मालदार भी हो तब भी वो खादिमी बनता है, तो अब गरीब हो तो क्या होगा? तो ही वॉज सेइंग नो नो, आई एम पेइंग हर एवरी मंथ हर नफका। व्हाट इज द वर्ड? टेल विथ मी। नफका, NAFQA। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नफका? डू यू नो? कौन जानता नफका का माना क्या है? 1 2 3 4। ताज्जुब ये है, मैं आपको बताऊं, मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जिन्होंने मदरसे से पढ़ा है, हाफिज़ आलिम हैं, उनको भी नफ़क़ा का रियल माना नहीं पता होता है। वो टैक्सी ड्राइवर है, ही सेइंग अबाउट नफ़क़ा, देन आई आस्क हिम कि कैसे, वाई, हाउ यू नो अबाउट नफ़क़ा? तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ इस तरह का कोर्स होता है और उस कोर्स के बग़ैर आपका निकाह नामा साइन नहीं हो सकता। तो मैं ओवैस भाई और उनकी टीम और अहमदाबाद के सारे लोगों को कि ये एक तहरीक चलनी चाहिए कि हर शादी से पहले प्री मैरिज का कोर्स हो। थोड़ी बहुत तो नॉलेज है। शेख ने कहा कि मेंसेस और हाइज के मसाइल इतनी ज़रूरी है लेकिन नहीं पता होते हैं। अभी इस वक्त हमारे पास केस है, दोनों MBBS MD डॉक्टर है, हाईली क्वालिफाइड, थोड़ा सा छोटा सा मसला है लेकिन वो हल नहीं कर सकते, यहाँ तक कि वो तलाक और खुला की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है पूरा,
उसके अंदर कहीं भी इस कॉन्टेक्स्ट में कोई किस्म की तरबियत या नॉलेज नहीं है, और अगर हो भी जाए तो जाहिर है कि इस्लामी तालीमात में। तो सबसे पहले आपसे एक अहद लेना चाहता हूँ, इसलिए मैंने मैनेजमेंट से दरख्वास्त भी की कि कंप्लीट होने के बाद ये वर्कशॉप हर सिस्टर को, हर पार्टिसिपेंट को एक जो है ना सर्टिफिकेट दिया जाए, और उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये सर्टिफिकेट जो है आपको शाम तक तैयार हो जाएगा, ताकि आपको एक एतमाद पैदा हो कि आपने कुछ सीखा। यहाँ आकर वेरी क्लियर कि यहाँ आने के बाद आप, ये हमारे डिस्क्लेमर्स हैं, डिस्क्लेमर्स में 4 चीज़ें हैं, उसको उर्दू में भी रखा है, इंग्लिश में भी रखा है, बहुत सारे लोग इंग्लिश जानते हैं, बहुत सारे उर्दू जानते हैं, इस तरह से। तो पहला तो जो मैंने बताया कि मस्जिद का बयान अलग अंदाज का होता है, और इस तरह की गैदरिंग जिसके अंदर 2 वे डिस्कशन होता है। इसी तरीके से ये ज़रूरी नहीं है कि ईच एंड एवरीवन शुड होल्ड द सेम ओपिनियन। हो सकता है मेरा ओपिनियन अलग हो, आपका ओपिनियन अलग हो, और ये अगर आप ज़िंदगी में समझ लेते हैं तो ज़िंदगी के बहुत सारे मसले आपके लिए आसान हो जाते हैं। वरना खाली ये देख लिया कि शेख ने टोपी पहनी है या नहीं पहनी है, या ज़ोहर की नमाज में हाथ नीचे बांधा है, बीच में बांधा है या ऊपर बांधा है, उसके ऊपर हमने एक अपना जो है ना क्राइटेरिया सेट कर दिया, ये सही नहीं होता है। इसी तरीके से बहुत जो आखिरी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि इस पूरे वर्कशॉप में या इस पूरे प्रेजेंटेशन में सारी बातें आपसे रिलेटेड हो, लेकिन अगर आपने एक बात भी सीख ली, और अभी आप एक बात सीख चुके हैं, मैंने आपको बता भी दिया, वो कौन सी बात है जी? नफ़क़ा तो इन द मीन वाइल आया था, लेकिन मैंने एक बात, इसीलिए मैं उसको रिपीट करता हूँ ताकि, हाँ लास्ट सिस्टर, यस ज़ोर से बोलिए, यस प्री मैरिज कोर्स इस बहुत ज़रूरी है। 3 मरतबा बोलिए खुद ही, बहुत ज़रूरी है। अरे आवाज़ ही नहीं है, नाश्ता वाश्ता किए कि नहीं? बहुत ज़रूरी है, वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। देखिए आप आज ये मत सोचिए, मैंने कहा ना कि आप हाथ उठाए कि आप अपने लिए भी, लेकिन जब आप दाई बनेंगे आप ये सोचेंगे कि इस पूरे कोर्स को, ये पूरा कंटेन, बल्कि हमारे पास तो बहुत मवाद है, इसलिए कि हमारी पूरी टीम माशाल्लाह 8-10 साल से इस पर काम करती है। मिशिगन, अमेरिका, रहमान इंस्टीट्यूट, मवद्दा, जिद्दा इंस्टीट्यूट, मलेशिया का पूरा कोर्स, उसी तरीके से साउथ अफ्रीका का कोर्स, और कई सारे स्कॉलर्स की किताबें, डिफरेंट माइंडसेट के स्कॉलर्स की किताबें, ये सारा हमारे पास है। दिस ऑल आर फ्री। बट अभी हमने एक 2 दिन का वर्कशॉप बॉम्बे में किया था, बहुत अच्छे सेटअप पर, और उसको रिकॉर्ड किया गया। रिकॉर्ड करने के बाद उसका पूरा एक कोर्स बनाया गया, क्वेश्चनर्स बनाए गए हैं, और उसको पहले हम फ्री देते थे, लोगों के पास अहमियत नहीं होती थी। उसका एक नॉमिनल चार्ज भी रखा है, ताकि लोग उसको एक 4 मिनट, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स कंप्लीट करके क्वेश्चनर्स दें, तो पता चलेगा कि आप कितना समझ रहे हैं और कितना समझा सकेंगे। तो आपको अब 2 कॉन्टेक्स्ट में सुनना है। एक तो ये कि आपको खुद अपने फ़ायदे की बातें भी लेना है, और इस नॉलेज को, इस पूरे प्रोजेक्ट को आपको आगे लेकर जाना है। तो आप में से कौन कौन काउंसलर बनेंगे? देखिए 1 मिनट, ऐसे ही मत हाथ उठाइए, फिर ये हाथ जो है ना, ये कैमरा के अंदर जो है वो करेंगे हम, और नेक्स्ट ईयर काउंसलर 10 काउंसलर्स को बुलाएंगे। वहाँ पर वो काउंसलर्स की, हमारे प्रोग्राम में पीछे काउंसलर्स की सीट होती है, वो बैठते हैं, क्योंकि ये एक गैदरिंग है जिसके अंदर मतलब ये कि ऑल टुगेदर सारी मिक्सअप बात आती है। लेकिन इंडिविजुअल जब तक आप काउंसलर से नहीं मिलते हैं, आप अपने इशू को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप में से कौन कौन काउंसलर बनना चाहेंगे? 1 2 3 4 5 6 8 10 20 25 माशाल्लाह। वैस भाई देख लीजिए, इनकलाब आ रहा है इंशाल्लाह। अहमदाबाद में इतने सारे काउंसलर हम लोगों को बम्बई में मिलते नहीं, तो ठीक है ना। ये बेसिक चंद जो है डिस्क्लेमर की बातें हैं। अब ये जो प्रेजेंटेशन है ये मैं सिर्फ 5 से 7 मिनट में कंप्लीट करूँगा, बहुत डिटेल में है, लेकिन ये आज का मेरा टॉपिक नहीं है। मेरे 2 सेशन थे, लेकिन वो कंबाइंड हुआ एक सेशन में, तो ये सिर्फ इसलिए ताकि आपके पास इसकी इन्फॉर्मेशन रहे। इसमें हमने निकाह से रिलेटेड 6 सवालात बनाए। कितने? तो फर्स्ट वन क्या है? व्हाट इज निकाह? से लाउडली, यस टेल मी, व्हाट इज निकाह? निकाह क्या है जी बताइए, कोई भी एक जल्दी से खड़े होकर बताइए।
जी जी, इट्स अ कमिटमेंट इन फ्रंट ऑफ अल्लाह, यस। निकाह से आधा ईमान पूरा होता है। निकाह सुन्नत है जी। तो ये जितने जवाबात हैं ना, ये डिफरेंट सिनेरियोज़ में हैं। अब निकाह निकाह मिन सुन्नती की वजह से निकाह सुन्नत है, इस पर मैं बहुत देर बात करता हूँ। वो प्री रिकॉर्डेड सेशंस जो हैं, अगर आप उसको लेंगे 15 से 20 मिनट, आम तौर पर ये समझा निकाह सुन्नत है, निकाह सुन्नत है, जबकि कई मर्तबा निकाह फ़र्ज़ हो जाता है, कई मर्तबा निकाह वाजिब होता है, और बहुत कम टाइम पे निकाह सुन्नत होता है। अब दूसरा सवाल ये है, क्या दूसरा सवाल है? वाई निकाह। अच्छा, पहला सवाल क्या था? व्हाट इज़ निकाह। दूसरा सवाल क्या है? निकाह। अब मैं आपको बताता हूँ, और मेरे आगे 4 सवालात हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बताओ कि वो 4 सवालात और क्या हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज व्हाट इज निकाह, सेकेंड वन वाई निकाह, थर्ड वन हाउ निकाह, गुड। फोर्थ वेयर निकाह, गुड। फिफ्थ वन when should do nikah, yes, and sixth one great, whom, with whom you are doing nikah. ठीक है, again first one, second, third, fourth, fifth and ये क्लियर है? ये सिर्फ सवालात अगर आप अपने साथ ले जाएं, कीप इन योर माइंड, इन योर हार्ट, मैं तो बम्बई में कहता हूँ जिगर, कलेजा, गुर्दा, उसके अंदर ये सवालात साथ में लेकर जाएं, जवाबात आप ज़िंदगी भर हासिल कर सकेंगे। तो कितने सवालात थे? 6 सवालात। व्हाट निकाह, वाई निकाह, वेयर निकाह, हाउ निकाह, विथ हुम निकाह एंड व्हेन निकाह। ठीक है, ये 6 सवालात है। क्या है निकाह, कैसे है, किन से हैं, कौन कहाँ करना चाहिए और किन से करना चाहिए। तो ये 6 सवालात है। हमारा दूसरे प्रेजेंटेशन के अंदर भी 6 ऐसे ही चैप्टर हैं। तो मैं अब निकाह क्यों, ये बड़ा सवाल है, इसके अंदर बहुत डिटेल है, लेकिन मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा। निकाह द राइट इंटेंशन क्या है, मैं तो कहूँगा जिन बच्चियों के निकाह नहीं हुए, हाथ उठाएं। अल्लाह के लिए आप एक रात अकेले बैठ जाना, जब सब सो जाए तो एक नोटबुक लेकर कि वाई आई वॉन्ट टू गेट मैरिड, मैं निकाह क्यों करना चाहती हूँ। आप जब सोचोगे, देखिए जितनी पूरी हिस्ट्री के अंदर इनकलाब आया है, मखदूम अली माहिमी, मोइनुद्दीन चिश्ती, राजी, गज़ाली, जितने स्कॉलर्स हैं, सारों के पीछे उनकी माओं का जज्बा था। अगर आप एक बेहतरीन मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, एक बेहतरीन नस्ल का, तो आप मुझसे वादा करें कि आप में से जिनके निकाह नहीं हुए, जिनके हो चुके हैं वो भी बैठकर सोच सकते हैं, लेकिन जिनके नहीं हुए हैं वो सिर्फ एक रात वाई निकाह पर सर्व करेंगे, सिर्फ एक रात। निकाह की लाइफ तो बहुत लंबी है ना, तो कौन कौन वादा करता है? सोच समझ के वादा कीजिए, अल्लाह देख रहे हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि निकाह अल्लाह तबारक व ताला का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का की सुन्नत है, तमाम अंबिया की सुन्नत है, जिस्म और रूह की तस्कीन है, बॉडी एंड सोल, इफ़्फ़त और पाकदामनी है, और इसी तरीके से नस्ल इंसानी है। इन तमाम स्लाइड्स के जो है ना डिटेल्स डिस्कशन हैं, हुक्म इलाही में क्या आयात हैं, और फिर फरमान नबी के क्या हुक्म हैं, अंबिया की सुन्नत का क्या निज़ाम है, जिस्म रूह की तस्कीन का क्या निज़ाम है। इसमें हम अपने प्रेजेंटेशन में ये एक आयत अपनी नोटबुक में लिखिए, ये आयत आपको याद करनी है। ये सूरे रूम की आयत नंबर 21 है। मैं आपको 2-3 आयतें और 2-3 दुआएं दूंगा। हम लोग अपने इसमें कोशिश यहाँ भी कर रहे थे, लेकिन थोड़ा हुआ नहीं कि हम उसमें आपको स्टिकर्स देते हैं। ये आयत निकाह के इज़्दिवाजी ज़िंदगी के मामलात में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसकी तफसीर, इसके कलाम, इसकी वजाहतें बहुत सारी है। आपको पर्सनल इसके ऊपर कोशिश करना है। वमिन आयाति अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। मवद्दा की मीनिंग क्या है, रहमा की मीनिंग क्या है, इसके ऊपर हम अभी नहीं जाएंगे। इसी तरीके से इफ़्फ़त और पाकदामनी, ये सूरे नूर की आयत है,
इस आयत को भी वत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन वत्तय्यिबून लित्तय्यिबात, ये एक पार्ट है सिर्फ उसका, उसको भी आप कंप्लीट इंशाअल्लाह देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, राइट। अब इसके बाद ये देखिए सबसे अहम बात है कि निकाह जो है ना, देखिए आप में से किसी का डेट ऑफ निकाह डिसाइड हो गया? गुड। आप उस डेट के लिए क्या तैयारी कर रहे हैं, बता सकते हैं? जी, बैठ के ही बताइए, कोई बात नहीं। जी, गुड। मतलब शादी के दिन आप ही खाना बनाने वाले हैं? अच्छा, माशाल्लाह। और देखिए हमारे उस सेशन में ना एक सेशन है वहीदा सैयद का, दैट कॉल वेडिंग वर्सेस मैरिज। वेडिंग वर्सेस मैरिज। बच्ची पैदा होती है ना, 21 साल में इसका निकाह करेंगे, 10 साल की हो गई निकाह करना, 15 साल की हो गई निकाह। ये जितने बुजुर्ग बैठे हैं या आप लोग भी, जब भी निकाह की बात आती है तो डे ऑफ निकाह नज़र आता है। डे ऑफ निकाह नज़र आता है, एक अच्छा सा हॉल नज़र आता है, उसके ऊपर दूल्हा दुल्हन बैठे हैं, जो भी उसकी तरतीब हो सकती है, या उस दिन हम कैसे कपड़े पहनेंगे, इनविटेशंस क्या होंगे, ये सारा के सारा सिर्फ और सिर्फ शादी के एक दिन के लिए। 10-10 साल लोग मेहनत करते ओनली फॉर वन डे। बट प्लीज यू डोंट स्पेंड योर टाइम, योर मनी, योर ब्रेन ओनली फॉर वन डे। आपको देखिए, निकाह एक पूरी ज़िंदगी का साथ है, एक पूरी ज़िंदगी का निज़ाम है, और आदमी स्ट्रगल करता है, जैसे बिज़नेस के अंदर शुरू में स्ट्रगल करना होता है। आपको मंजिल पर पहुंचने से पहले मंजिल के लिए बहुत तैयारियां करनी पड़ती है, उसके लिए उसके ऊपर बहुत तफसील में हम जो है गुफ्तगू करते हैं। देखिए ये एक आधे मिनट का वीडियो है, चलता है ये वीडियो। देखिए ये एक बिल्डिंग अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप की एक वीडियो है कि एक डिज़ाइनर ने डिज़ाइन बनाया कि ऐसा बंगला चलाना है। चल रहा है? तो एक बंगलो बनाना है, एक माइंड में आ गया, उसको फिर पेपर पर पेंसिल से उसको उसने डिज़ाइन किया, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। ज़मीन ख़रीदना है, ज़मीन को जो है उसका जो है पूरा लेआउट बनाना है, उसके बाद तो ये पूरा के पूरा जिस तरीके से एक, अब ऐसा बंगला किस किस को बनाना है ज़रा बताइएगा, तो फिर यहाँ कोई बिल्डर हो गया ना तो उनको जो है एक ऑर्डर भी दे देंगे। देखो माशाल्लाह गाड़ी भी ऊपर आसमान से उतरी है। बॉम्बे में तो जगह ही नहीं है, अहमदाबाद में बन जाएंगे इंशाल्लाह। किसको ऐसा बंगलो चाहिए? अरे बहुत नेक लोग हैं, इनको चाहिए ही नहीं, सबको जन्नत में चाहिए। किसको ऐसा बंगलो चाहिए? रेज योर हैंड। तो इस बंगले के देखो, इसी तरीके से एक इज़्दिवाजी ज़िंदगी का ड्रीम होता है। किसको अच्छा हस्बैंड चाहिए, किसको अच्छे इन लॉज चाहिए। तो ये बंगलो आसमान से नहीं उतरेगा, इसको हमें तैयार करना पड़ेगा, इसको हमें बनाना पड़ेगा, और बनाने से पहले सीखना पड़ेगा। इसी तरीके से बिल्डिंग अ सक्सेसफुल मैरिज का एक पूरा ट्रेनिंग सिस्टम होता है जिसको समझना ज़रूरी है। निकाह कब करना चाहिए, निकाह में ताख़ीर करने की ममानात है, जल्दी करना चाहिए। हमारे यहाँ बॉम्बे में जो है ना, वो कहते हैं कि इनका निकाह हो गया ना, इसके लिए हरज नहीं, आप आइए। वो कहते हैं कि अभी पैर पे खड़ा नहीं हुआ, तो मैं जल्दी से जो है ना बुलाता हूँ और बोलता हूँ भाई अच्छा खासा खड़ा तो है पैर पे, भाई पैरों पे खड़ा नहीं हुआ। पैरों पे खड़ा होना कोई मकसूद, देखिए निकाह में इतनी ज़बरदस्त ये आयत है इसके सिलसिले में कि यकूनु फ़ुक़रा युग़नीहिमुल्लाहु मिन फ़ज़ली। आप इसके पिक्चर लेने के पीछे परेशान ना हो, ये प्रेजेंटेशन इंशाल्लाह आपको दे दिया जाएगा। यू फोकस कि क्या कहा जा रहा है। तो इसी तरीके से अब मुस्तहब्बात में हैं, उसमें भी अहादीस हैं। तो अगर कोई ऑप्शंस हैं तो जुमा के दिन
जुमा के शाम का वक्त मुस्ताहब है तो उसमें निकाह किया जा सकता है। इसी तरीके से हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की हदीस है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरा निकाह शव्वाल में हुआ था। उसके पीछे भी एक रीज़न है, हम उसके डिटेल में नहीं जाते। कुछ लोग कहते हैं सफ़र के महीने में निकाह नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है शरीयत में, कोई मखसूस टाइम नहीं है, कभी भी किया जा सकता है। अभी हमारे पास एक जोड़ा आया है बॉम्बे में, दे वांट कि हमारा निकाह हमको रमज़ान में करना है। मैंने कहा वेरी गुड, और अगर ज़ोहर में करें तो कोई मसला ही नहीं है, मगरिब में करेंगे तो खजूर पानी खिला देंगे, हो गया वलीमा। हो जाएगा कि नहीं मौलाना मुफ्ती साजिद साहब, वलीमा हो जाएगा ना? माशाल्लाह, पहले ही पीछे मुफ्तियान बैठे हैं। निकाह के डिले करने के असबाब में रीज़न्स हैं कि अभी एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपना घर नहीं है, अभी पैसों की इतनी वो नहीं है, लेकिन ये सारी चीज़ें गैर शरई हैं। आप काउंसलर के पास जाके बैठें, उससे डिस्कस करें और किताबें पढ़ें, आपको पता चल जाएगा। अब अगर लेट होता है तो इसमें रैम्पल एवल इन सोसाइटी, डिले इन ऑफस्प्रिंग, औलाद में ताख़ीर होती है ज़ौजैन के बाद, क्योंकि ना एक टाइम के बाद माइंडसेट डेवलप हो जाता है, उसके 4 कॉर्नर्स जो है ना वो फाइनलाइज्ड हो जाते हैं, उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग मुश्किल होती है। इसी तरीके से प्रेगनेंसी के अंदर भी दुश्वारी होती है। निकाह कहाँ होना चाहिए? दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े हॉल में होना चाहिए। आजकल हमारी सारी बहनें, दीनदार बहनें भी कहती है कि हमारे सामने निकाह हो। ऐसे ही होता है ना? आप में से कौन कौन चाहता है कि निकाह हॉल में हो, आप भी वहाँ पर रहें? एक्चुअली क्या है, ये समझा जाता है। वैस भाई हाथ लगा उठा रहे, मैं डर रहा हूँ भाई, क्या बात है? नहीं नहीं, वो दूसरे मकसद से उठा है। तो हाँ, नहीं नहीं नहीं, इंशाअल्लाह बेफिक्र रहिए आप। तो निकाह के बाद, निकाह एक्चुअली है ना इबादत है, एक नेकी है। लोगों ने इसको सेरेमनी बना दिया है, लोगों ने इसको एक प्रोग्राम बना दिया। अब निकाह इबादत है, और इबादत के सिलसिले में हदीस है कि आलिनु बिन निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद, उसको मस्जिद में किया जाए। तो ये जो अभी ये शेख बता रहे थे ना, पाकिस्तानी सीरियल्स, ऐसे ऐसे निकाह बॉम्बे में, रेडियो क्लब में, फलानी जगह पर बड़े बड़े, और बीच में वो अलग किस्म की तारे लगाते हैं, स्टाइल बैठने का। एक जगह मैं गया तो मुझे कहा आपको ऐसा निकाह पढ़ाना है, लड़की उधर होगी, ये इधर होंगे, आप इधर बीच में बैठेंगे। मैंने कहा भाई मैं तो सीधा स्ट्रेट सीधा जो शरई निकाह पढ़ाऊँगा, ये सारे मामलात हैं, आप किसी और काजी को लेकर आइए। तो ये सब जो हम सीरियल्स में देखते हैं, हमको वो सीरियल्स में नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में देखना है। वितहुम निकाह, इसके बारे में डिटेल है, शेख ने इसके बारे में बताया। रफ़ीक़ हयात का इंतखाब, ये मैचिंग है, मैचिंग। आपने देखा कॉलेज में चलते फिरते, गली में, मोहल्ले में, बाइक पर आपको कोई लड़का पसंद आ गया या लड़के को लड़की पसंद आ गई है, ये क्राइटेरिया नहीं है, ये मेयार नहीं है। शरीयत ने मेयार बतलाया। और बहुत अच्छे बड़े स्कॉलर है काजी मुजाहिदुल इस्लाम साहब, उन्होंने कहा जैसे हम मैचिंग करते हैं कपड़ों के अंदर भी, ऐसे इज़्दिवाजी ज़िंदगी में मैचिंग होनी चाहिए। पता चला आप अहमदाबाद के हैं और आपने केरला का दूल्हा ढूंढा है, अब क्या बुराई है, क्या गलत है? मम्मी डैडी से उसके अंदर कन्वर्सेशन हो रहा है। ये कुफू का जो मामला है, इसकी पूरी नॉलेज लेना चाहिए आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी बेहतर करने के लिए। कुफू के बारे में बहुत डिटेल हैं। एक ममनुआ रिश्ते के कौन कौन से रिश्ते हराम हैं, उसके बारे में तफसीलात है। निकाह, हाउ निकाह कैसे होना चाहिए, ईजाब व कबूल, वली, गवाह, महर, महर की डिटेल क्या है, महर फ़ातिमी किसे कहते हैं, और उसमें मुअज्जल महर क्या होती है, गैर मुअज्जल महर क्या होती है, पैगाम निकाह, प्रपोज़ल ऑफ निकाह, वो कैसे होना चाहिए। इसी तरीके से किसी का पहले से प्रपोज़ल है तो उसके ऊपर हम प्रपोज़ल रख सकते हैं या नहीं, उसके बारे में ये तफसीलात हैं। इस्तिखारा, ये बहुत अहम है। लोग इस्तिखारा करवाते हैं, इस्तिखारा निकलवाते हैं। इस्तिखारा करवाने और निकलवाने की चीज़ नहीं है। देखिए, हर एक का ताल्लुक़ अल्लाह से सबसे स्ट्रॉन्ग है। उसका और उसके बंदे और अल्लाह के दरमियान जो ताल्लुक़ है, दूसरा उस ताल्लुक़ का अटेंशन और अट्रैक्शन ला ही नहीं सकता है। तो आपको ख़ुद ही अमल करना है। मेरी मम्मी इस्तिखारा कर रही है, मेरे अब्बू इस्तिखारा कर रहे हैं, और हमारे शेख इस्तिखारा कर रहे हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता। इस्तिखारा आपको ख़ुद करना है। हाँ, इस्तिशारा में मशवरा कर सकते हैं, और वो भी अच्छे लोगों से मशवरा। आम तौर पर गर्ल्स एंड बॉयज़, बेसिकली कॉलेज के गर्ल्स और बॉयज़ जो है वो अपने दोस्तों से मशवरा करते हैं, और 90% वहाँ मशवरे की राय सही नहीं होती है।
इसमें बहुत अहम ये दुआ है। फिर इंगेजमेंट के अंदर अंगूठी क्या स्टाइल होता है, ऐसे ऊपर नीचे बैठ कर दी जाता है, उसको जो है ना आप जो है बड़े से स्टेडियम में करें, उसको ये करें। और कितनों को मैं जानता हूँ, हम एक हज हाउस बॉम्बे में बहुत मशहूर है, उसके अंदर एक प्रोग्राम था, मुझे बुलाया गया, मैं नया बॉम्बे में आया था, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम में चले गए, तो वहाँ बड़ी दावत है, बहुत से लोग हैं, खाना, मैंने कहा निकाह का वलीमा वगैरह। बोले वलीमे की दावत है, किसका निकाह है, क्या है? मतलब जो हमारे बहुत करीबी दोस्त थे तो डिटेल ने मुझे बताते, बोला नहीं ये तो इंगेजमेंट है, निकाह तो हम माशाल्लाह वहाँ करने वाले हैं क्लब में। इंगेजमेंट पर लाखों रुपये खर्च किए, 2 महीने के बाद वो मुझे मिले, तो मैंने कहा क्या प्रोग्राम बना आगे? बोले नहीं वो तो इंगेजमेंट टूट गई, शादी मंगनी टूट गई। तो ये जो गैर शरई रसूमात है, इससे बहुत ख़तरनाक मामलात पैदा होते हैं, लिहाजा इसको समझना चाहिए। मजलिस अक़द निकाह क्या है? खुतबा जो निकाह में पढ़ाया जाता है, आप में से किस किस को पता है खुतबा जो निकाह के मौके में पढ़ता है? कितनी आयतें होती है उसमें? यस, आप बताएं कितनी आयतें होती हैं? आपका निकाह हो चुका है? जिनका नहीं हुआ उनको पूछ रहा हूँ, तो आप इंशाल्लाह बेहतरीन काउंसलर बनिए। 3 आयतें होती है, बहुत इंपॉर्टेंट आयतें हैं उसके अंदर, और उसमें बहुत ज़बरदस्त मफाहिम और मानी हैं। ईजाब व कबूल, ऑफ़र एंड एक्सेप्शंस। इसी तरीके से सिग्नेचर की वैल्यू क्या है, दावत वलीमा क्या है, जहेज़ किसे कहते हैं। दूसरी चीज़ हम याद कराते हैं, पहली याद करने की मेमोराइजेशन, क्या हमने पहला कौन सा फाइनलाइज किया था? सूरे नूर, रूम, सूरे रूम, सूरे रूम आयत नंबर 21। गुड। और ये एक हदीस है, निकाह के बाद लोग मुबारक मुबारक, वो बहनें भी आपस में मिलती मुबारक, इतनी प्यारी दुआ है ये, आप इस दुआ को याद कर लें। इस दुआ के अंदर कि तुम्हारे लिए सारे फेवरेबल चीज़ें मिल सके और तुमको सारे अगेंस्ट चीज़ों से तुम्हारी हिफाजत हो सके। वेरी सिंपल मीनिंग ऑफ दिस दुआ। क्या दुआ है? बारकल्लाहु लका, टेल विथ मी, बारकल्लाहु लका व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर, ये दुआ है, ठीक है। इसी तरीके से ये शब ज़ुफ़ाफ़, कितने दूल्हे, दुल्हन का तो बेचारी वो ऐसी शर्मी रहती है, कितने दूल्हे निकाह के वक्त में आते हैं, मुफ्ती साहब कुछ बात करनी है। अरे भाई अभी क्या बात करनी है? तो कहा कि मुझे शब ज़ुफ़ाफ़ के आदाब चाहिए। अभी आप शब ज़ुफ़ाफ़ के आदाब और शब ज़ुफ़ाफ़ की दुआएं अभी क्या याद करेंगे? ये तो आपको पहले से ही सब तैयारी करनी। पहले तो आप कोट कैसा पहनना है, टाई कैसी होनी चाहिए, और जो है अमामा कहाँ बांधना है, और कौन से ब्यूटी पार्लर में जाना है। अब तो पहले लड़कियाँ ही जाती थी, अब तो लड़के भी जाते हैं ब्यूटी पार्लर। तो ये सारी चीज़ों का एहतमाम करना ज़रूरी है। वलीमे के सिलसिले में है कि अमीरों के साथ गरीबों को भी बुलाया जाए, वलीमे की दावत कबूल की जाए। लास्ट में है निकाहनामा, बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के हालात में, रूल ऑफ द लैंड के एतबार से, कि आपका निकाहनामा रजिस्टर काजी से हो। कितने ऐसे हमारे पास आते हैं परेशान है। अभी एक कनाडा का केस था, 10 इयर्स बैक उन्होंने निकाह किया था, अभी उनको OIC वहाँ अप्लाई करना है और बहुत डिफ़िकल्टी आ रही है, लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत पड़ रही है। तो निकाहनामा भी कहाँ बनाना है, कैसे बनाना। और मैं हमारे मोहतरम दोस्त उवैस भाई से दरख्वास्त करूँगा, अगर अहमदाबाद के सारे काजियों को जमा कर दें और उनको ये शर्त लगा दें कि जो लोग प्री मैरिज कोर्स नहीं करेंगे हम उनको निकाहनामा नहीं देंगे। ठीक है मुनीर साहब, अगर ऐसा निज़ाम बन जाए तो लाजिमन हम अभी किसी कॉलेजेस के साथ, अकबर पीर भाई, अंजुमन इस्लाम, उसके बाद महाराष्ट्र कॉलेज के साथ हमारा MOU साइन हुआ। उन्होंने कहा देखिए आप ऐसे ही कोर्स कराएंगे हमारे बच्चे ध्यान नहीं देंगे। आप तो माशाल्लाह यहाँ जज्बे से आए हैं, लेकिन उसके बावजूद बीच में थोड़ा सा इधर उधर हो जाते हैं, आपस में बात भी करना चाहते हैं। और लेकिन जो जज्बे से नहीं है, जिनको क्लासरूम के अंदर कोई, तो उनको सिलेबस बनाया जाए। तो दैट सेड कि हमारे पास सिलेबस का एक अपना कॉन्टेक्स्ट है, उसके अंदर हम डालते हैं। जब तक सिलेबस नहीं बनता है हम उतना फोकस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने आपसे वादा लिया कि आप इसका ज़रूर ख्याल रखें। ये हमारा फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर का स्कैनर है, आप चाहें तो इसको स्कैन कर सकते हैं। जो अपडेट्स है हमारी, जो डिटेल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल की मेहनत के बाद एक अच्छी टीम बनी है। काउंसलर्स है, साइकेट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रमाइसिस इन द मस्जिद,
मस्जिद के प्रमाइसिस में ये एक बनाया गया है। जाहिर है कि आप लोग यहाँ से हमारा कोई सेशन तो नहीं लेंगे, लेकिन हमारी ये चाहत है कि आप भी ऐसा बनाएं। आपकी मस्जिदों में भी, सब मस्जिद में नहीं तो जो बड़ी मस्जिदें हैं उसके अंदर इस तरह के सेंटर्स हो, ताकि मैं क्या बताऊं आपको, मेरे पास लड़की का बाप आता है, कहता है कि मामला ख़त्म हो चुका है और मुझे जो है खुलानामा का ड्राफ्ट चाहिए। आप हमारी वेबसाइट पे जाएंगे तो उसके सक्सेसफुल स्टोरीज़ में इसका जिक्र है। तो मैं थोड़ा नाराज़ हो गया कि आप हमें अभी सिर्फ खुलानामा देने के लिए हम रह गए, आपने सोचा ही नहीं मुफ्ती साहब इतने सारे केस हो गए, पुलिस इन्वॉल्व हो गई, फिर महिला मंडल हो गया, फिर अभी कोर्ट के कोर्स भी कर रहे हैं। अभी हम लोग का सेटलमेंट है, हमने 25 लाख का मुतालबा किया है एंड दे आर जस्ट वांट टू गिव 5 लाख रुपीज़। वो 5 लाख के ऊपर बात चल रही है, तो नेगोशिएबल हो जाएगा और हम लोग ख़त्म कर देंगे। 45 मिनट्स मेरी उस आदमी से बात हुई। मैंने कहा सिर्फ मुझे एक मरतबा अपने दामाद का नंबर दे दो प्लीज़। एक बेटी है, एक बेटा है, खूबसूरत सा बेटा। पौना घंटा उन्होंने लगाया दामाद का नंबर देने। क्या बात करेंगे आप, सब कुछ हो चुका है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। इतना सब होने के बाद हमने उस दामाद से कॉल किया तो उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उन्होंने ऐसा किया, वैसा किया, वैसा किया, वैसा किया। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आपकी बात भी सुनना ज़रूरी है, आप आइए हमारे पास, हम समझते हैं इस मौजू को। वो आए हमारे काउंसलर के पास, मेरे पास 1-2 सेशन हुए, फिर काउंसलर के पास 3-4 सेशंस हुए। अल्हम्दुलिल्लाह 40 डेज़ के अंदर वो दोनों हस्बैंड वाइफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ प्यार मोहब्बत से अपने बच्चे को लेकर अपने घर चले गए। इस लेवल पर केस पहुंचने के बाद भी रिवॉक हो सकता है, हल हो सकता है। कुरान का फैसला इन युरीदा इस्लाहन युवफ़िक़िल्लाहु बैनहुमा। दैट्स वाई मैंने शुरू में आपको कहा कि आप एक काउंसलर बनने की कोशिश कीजिए। ऐसे भी हमारी कंट्री में अब काउंसलर्स की अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ रही है। मेरा यूके जाना हुआ था, हम एक सेशन का 300, 400, 1000 इस तरह लेते हैं। वहाँ एक सेशन का 500-600 पाउंड्स, 500 पाउंड्स मीन 50,000 रुपीज़। और यूएस में, यूके में काउंसलर्स का इतना डिमांड है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट का, कि एक बहुत बड़ी पोस्ट समझी जाती है। तो अब आने वाली नस्ल में हमारे यहाँ जो हालात है, जो मसाइल हैं, यूसीसी का मसला, सीएनएन का मसला और दीगर जो एनआरसी का मसला, इसके अंदर आपकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो आप अपने आप को न सिर्फ, पहला तो ये कि मुझे सीखना है, मुझे भी अमल करना है और इस मैसेज को हमको आगे पहुंचाना है। ये हमारे 4 एरियाज़ हैं काम करने के फैमिली फर्स्ट गाइडेंस सेंटर में। एक है फाइनेंशियल का, और एक है मेंटल हेल्थ का, और एक है मैरिटल का, और एक है आपके मैट्रिमोनियल सर्विसेज का। तो खैर सबसे आखिर में हम ये दुआ याद कराते हैं जो तीसरी थी। फर्स्ट वन क्या था? सूरह रूम आयत नंबर, एंड सेकेंड वन शादी के वक्त में दूल्हा दुल्हन को, दुल्हन दूल्हे को, या लोग मिलने वाले दूल्हा और दुल्हन को दुआ देंगे। कौन सी? बारकल्लाहु लका व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। आप लिख भी रहे हैं? तो हम जो है कोरियर से, फैमिली फर्स्ट से आपके लिए गिफ्ट भेजेंगे। 3 नहीं, सिर्फ 1 को, क्योंकि कोरियर से वहाँ से आना है। और तीसरी ये बहुत अहम दुआ है, जिनकी शादी नहीं हुई है, एक मरतबा फिर हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी रिक्वेस्ट, मेरी दरख्वास्त, मेरी गुजारिश है कि हर नमाज में ये दुआ कीजिए। वल्लाही ये क़ुर्रत आइन का जो लफ्ज़ है, रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रत आयुन, कि अल्लाह हमको ऐसा जोड़ा दे जो हमारी आँखों की क्या बने, मुझे बहुत बिलियनर दे, अच्छे, मतलब ये कि क्या कहते हैं, बंगलो वाला दे, जिसके पास मर्सिडीज़ कार हो, जिसके पास BMW हो, जिसकी वॉच जो है ना सोने की हो, जो मुझे जो है हर साल कंट्री, दुनिया के अलग अलग, स्विट्ज़रलैंड और पता नहीं कहाँ कहाँ मुझे घुमाने ले जाए। ये आम तौर पर हमारे माइंडसेट में होता है। यकीन करें आप, ये सब होगा, लेकिन उसके बावजूद आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं होगा। 1-2 नहीं, हज़ारों वाक़यात। कुरान ने कितनी प्यारी बात कही, आलिमा मत मांगो, हाफिज़ा मत मांगो, कारिया मत मांगो, मुफ्तिया मत मांगो। मत मांगो का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं, उनका डिमांड है, बहुत अहम है, लेकिन कुरान ने सिखाया कि अल्लाह ऐसी नस्ल और ऐसी अज़वाज, ऐसा पार्टनर दे, ज़ौज दोनों के लिए, हस्बैंड के लिए भी, वाइफ के लिए भी, ऐसा पार्टनर दे जो मेरी आँखों की क्या बने,
coolness of eyes. There is one course available on internet, coolness of eyes. आंखों की ठंडक. आंखों की ठंडक का मतलब ये है कि हस्बैंड पूरे दिन भर धूप पसीने में यहाँ वहाँ काम करके आ रहा है, बड़े मसाइल में है, जैसे बेल दबाता है, वाइफ दरवाज़ा खोलती है, वाइफ को देखते ही उसके सारे गम ख़त्म, सारी टेंशन ख़त्म. और वाइफ पूरे दिन में घर में बहुत सारे काम करती है, और अगर जॉब करने वाली हो तो उसके लिए दूसरे मसाइल हैं. जैसे ही वो हस्बैंड को देखे उसकी सारी थकन ख़त्म हो जाए. ये है क़ुर्रत आयुन. और एग्जैक्ट हमारे माशरे में इसके अगेंस्ट है. बॉम्बे में एक लेडी जिम ट्रेनर, अपने, मैं एरिया का नाम लेना चाह रहा था लेकिन रुक गया, नहीं तो वहाँ तक पहुँच जाएंगे आप. तो वो जगह की वो कहती है कि अरे तुम लोग यहाँ आके खाली कुछ करते नहीं हो, यहाँ कसरत करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. अरे बोले हम तो अपने घर की मुसीबत से बच के आते हैं, 2 घंटे यहाँ बैठकर अपना डिस्कशन करते हैं. उनको जिम नहीं करना है लेकिन उनको उस मुश्किल से बाहर निकलना है. तो इस तरीके से हमने अपनी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को जो है मुश्किल बनाया है. दूसरा स्लाइड लें. अब ये था प्री मैरिज पर कि शादी से पहले किस तरह की तरबियती मौज़ूआत होने चाहिए. दूसरा जो हमारा प्रेजेंटेशन है वो शादी के बाद आपके पास क्या क्या चैलेंजेस आते हैं. उसमें मैं शेख अब्दुल लतीफ़ साहब से दरख्वास्त करूँगा कि जिस टॉपिक को आपने कवर किया है तो आप मुझे इशारा कर देंगे, तो उस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है. वैसे भी ये एक पूरे 2 दिन का वर्कशॉप होता है, और ये तो सिर्फ आपको गोया एक मैसेज देने के लिए है, एक तैयार करने के लिए है. फिर इंशाअल्लाह आप जो है मज़ीद आगे इस पर मेहनत करते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे. तो ये सेकंड पार्ट है जिसका डिस्क्लेमर सेम एज इट इज़ है जैसा पहले था. आइए, हमारी डॉक्टर रुखशीदा साहिबा भी तशरीफ़ लाई हैं. ये भी फैमिली फ़र्स्ट गाइडेंस सेंटर की हमारी एडवाइज़री बोर्ड में हैं, और इनका तारुफ बहुत डिटेल में करना होगा. माशाअल्लाह अल्लाह ने बहुत अच्छी खिदमत दी है साइकेट्रिस्ट मुस्लिम कम्युनिटी में, फिर वुमेन में बहुत, बल्कि बॉम्बे में तो मिल्लत स्कूल, मिल्लत हॉस्पिटल में और कई जगहों पर नेशनल के अंदर जो है माशाअल्लाह इनकी स्पीचेस होते हैं. लेकिन बहुत मतलब कम्युनिटी से कनेक्टेड भी हैं. तो जैसे हमारे उवैस भाई ने उनसे रिक्वेस्ट की तो उन्होंने कबूल भी किया. तो माशाअल्लाह ये जो अब यहाँ हम बात करेंगे राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइट्स जी? व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ राइट्स? वो जिसे छीना जाता है. और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी? वो जिसे अदा करने की कभी तवज्जो नहीं होती, दिल ही नहीं चाहता कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरा करें. तो राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर वाइस वर्सा कर लें, अगर हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करने का जज्बा पैदा करें, बिलीव मी, आप बहुत सारे इश्यूज़ और मसलों को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं. होता क्या है कि हम अपने हुकूक की बात करते हैं लेकिन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने की तरफ तवज्जो नहीं देते हैं. अल्लाह तबारक व तआला ने भी बंदे के साथ एक एग्रीमेंट किया है, बंदे के साथ एक अंडरस्टैंडिंग है. कहा कि जब तू एक कदम चलेगा, आपने हदीस सुनी है कि जब बंदा एक कदम चलता है तो अल्लाह तबारक व तआला, ज़रा ज़ोर से बोलिए, 2 कदम बढ़ते हैं. जब बंदा चल कर आता है तो अल्लाह तबारक व तआला, ऐसा क्यों नहीं? अल्लाह इतने रहीम है, इतने करीम है, अल्लाह पहले मेरी तरफ आए फिर मैं अल्लाह की तरफ बढ़ूँगा. इस हदीस के मफ़हूम में बहुत डिटेल है, उसकी तफसील में नहीं जाता हूँ, लेकिन अल्लाह खुद हमसे डिमांड कर रहे हैं कि पहले तुम तैयार हो जाओ मेरी तरफ आने के लिए. तो ये एक नेचुरल फितरी निज़ाम है कि पहले हमें कोशिश करनी होगी, बाद में सामने से भी कोशिश होगी और ये कोशिश कामयाबी की तरफ जाएगी. बहरहाल ये पूरे डिटेल में है. इसमें भी हमने 6 पार्ट्स बनाए हैं. फर्स्ट सेशन के 6 पार्ट्स क्या क्या थे, ज़रा रिपीट कीजिए. व्हेन निकाह, वेयर निकाह, विथ whom, ठीक है, ये 6 थे. अब हुकूक में भी 6
बकेट्स हैं या 6 जो है ना तकसीम है, वो कैसे करेंगे आप बताइए? ज़रा सोचिए, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जो ये जवाब सही देगा उसको इंशाअल्लाह गिफ्ट दिया जाएगा। जैसे फर्स्ट सेशन के 6 अलग अलग चैप्टर्स थे, राइट, इसी तरीके से इस सेशन के भी 6 अलग अलग चैप्टर्स हैं। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। जी, नॉट सेम, दैट इज वेरी इजी। जी, शौहर की जिम्मेदारी, बीवी की जिम्मेदारी, फैमिली मेंबर्स की जिम्मेदारी, औलाद की जिम्मेदारी, बच्चों की तरबियत, रिश्तेदार सलूक। जैसे ये कुछ इंटरनल जो चैप्टर्स जो है ना, वो सब टाइटल, मेन टाइटल्स की बात कर रहे हैं हम। वैसे बहुत अच्छी बात, ये सवालात करने से बहुत सारे विंडोज़ हमारे लिए भी खुलते हैं, लेकिन इसको हमने 6 बकेट्स में, 6 चैप्टर्स में किस तरीके से तकसीम किया है वो ऐसे हैं। नंबर 1 के उस 6 को भी 3 पर के डोज एंड डोंट्स, कौन से काम करने के हैं और कौन से काम ऐसे हैं जिससे अपने आप को सेफगार्ड करना है, बचना है। फॉर कपल्स यानी ज़ौजैन के लिए, हस्बैंड एंड वाइफ दोनों के लिए कौन से काम क्या करना है, करना है। हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को क्या, जो काम करने हैं, समझे आप। और हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को जिन कामों से बचना है। 2 हो गए। सेकेंड वन फॉर दी हस्बैंड, शौहर के लिए, शौहर को जो काम करने चाहिए और शौहर को जिन कामों से बचना चाहिए। एंड द लास्ट वन बीवी के लिए, बीवी को जो काम करने चाहिए और बीवी को जिन कामों से बचना चाहिए। एक्चुअली ये प्रेजेंटेशन ऐसे भी मैं समझता हूँ कि ये सारे सेशंस में लड़कों को ज़्यादा अटेंड करने की ज़रूरत है, उनको ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है। हर हमारे प्रोग्राम में माशाल्लाह गर्ल्स और बेटियां, बच्चियां ज़्यादा होती हैं, जबकि लड़कों को इस तरफ ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है इस कॉन्टेक्स्ट में कि उनकी ज़िम्मेदारियां ज़्यादा होती है और एजुकेशन में या एकेडमिक कॉन्टेक्स्ट में हमेशा वो पीछे रहते हैं। आजकल तो रिज़ल्ट का भी यही पोजीशन है कि नंबर्स इनके ज़्यादा आते हैं और ये पीछे रह जाते हैं। लेकिन ये जो प्रेजेंटेशन है ये बैलेंस है दोनों के लिए, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए। आपको ऐसा ना लगे कि आपके ऊपर जिम्मेदारी डाली जा रही है, डाली जा रही है, डाली जा रही है, उसको कोई बोलता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। शरीयत बहुत बैलेंस है, दोनों के लिए एक निज़ाम बनाया गया है। अभी मैं आपको वो वाक़या नहीं बता सकता हूँ जिसके अंदर एक कहा गया कि अल्लाह तबारक व तआला ने औरत को, ख़ातून को, वुमेन को कैसे बनाया और फिर उसके कॉन्टेक्स्ट में रिफ़क़म बिल क़वारीर का क्या बैलेंस है। तो बहरहाल ये 6 अलग अलग चैप्टर्स होते हैं। आप बताइए कौन कौन से। फर्स्ट वन फॉर द कपल्स, हस्बैंड वाइफ दोनों को क्या करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ दोनों को किन से बचना चाहिए। ओनली फॉर हस्बैंड, हस्बैंड को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को किससे बचना चाहिए। वाइफ को क्या काम करने चाहिए और वाइफ को किन कामों से बचना चाहिए। ठीक है। अगेन फॉर बोथ द कपल, करना चाहिए, बचना चाहिए। हस्बैंड को करना चाहिए, उसको बचना चाहिए। वाइफ को करना चाहिए, वाइफ को बचना चाहिए। सिर्फ ये चैप्टर्स आपके समझ में आ जाए, डिटेल बहुत है, लेकिन वो उमूर व्हाट कपल शुड डू, वो उमूर जिनकी तरफ दोनों को ख्याल रखना चाहिए, इसके हमने शुरू में कंटेंट बनाए ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए, जहन में हो जाए। फिर हर चैप्टर की अलग अलग डिटेल है। सबसे पहले इस्लामी शरीयत से वाकिफ़ियत, जो इस पूरे वर्कशॉप का थीम है कि यू शुड गेट नॉलेज प्रॉपरली, बहुत डिटेल में। तो प्री मैरिज के पूरी डिटेल जब आपके सामने होगी बैलेंस तरीके पर, अगर एक साइड आप देखते हो दूसरी साइड नहीं देखते हो तो शायद बैलेंस ख़राब हो जाएगा। इसी तरीके से मवद्दत और रहमा, सब्र और उफ़ूवत, हिकमत, विज़डम जिसे कहते हैं। इसी तरह एक्सपेंसेस में ख़र्चे में बराबरी करना, घर के राजों में इख्फा रखना, प्रिजर्व फैमिली सीक्रेट्स,
इसी तरीके से आपसी मुज़ाकरा और ताल्लुक़ात के सिलसिले की बात है, और हमारा यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है और इलेक्ट्रॉनिक ये जो सोशल मीडिया का जो निज़ाम है, इसमें दोनों को किस तरीके से चलना चाहिए। सबसे पहली बात जो बहुत अहम है हर चीज़ का, जैसे शेख ने एक बात बताई, मेंसेस के मसाइल, हैज़ के मसाइल, इसी तरीके से अपने औलाद की तरबियत कैसी करनी ये सीखना है, अपने हस्बैंड के साथ डील कैसे करना ये सीखना है, अपने इन लॉज के साथ कैसे पेश आना है सीखना है। और इस्लाम में हर चीज़ की नॉलेज मौजूद है, ज़रूरत है कि हम उस नॉलेज को हासिल करने की कोशिश करें। ठीक है, इसी तरीके से मवद्दत और रहमा ये दोनों साइड से हैं। ये जो आयत थी जिसको आपने फर्स्ट सेशन में याद किया था, सूरह रूम आयत नंबर 21, मवद्दत के माने क्या है? मवद्दा, वजअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा। लव, मोहब्बत। ये जो लव का लव सुनते हैं ना, जैसे कोई किसी को आई लव यू, तो वो कॉन्टेक्स्ट ही पूरा चेंज हो जाता है। ऐसा लगता है कि ये एक नाजायज़ और हराम मोहब्बत है। क्या हस्बैंड अपनी वाइफ को, क्या वाइफ अपनी हस्बैंड को आई लव यू नहीं कह सकता? हदीस है, लम नरा लिल मुतहाब्बीन मिसलन निकाह, दो मोहब्बत करने वालों के लिए निकाह से बेहतर कोई चीज़ नहीं है। लेकिन ताज्जुब है, 6 साल तक, 8 साल तक जिसको आई लव यू आई लव यू आई लव यू इतना कहा है कि ज़रा सा अगर उसको थोड़ा सा जो है कंकर लग जाए, ओहो मेरे दिल को जो है धड़कन हो ख़राब हो रही है। लेकिन शादी हो गई, 2 महीने के बाद पोजीशन क्या हो जाती है, देख के चलती नहीं है। तो ये मोहब्बत असल शादी के बाद है। हम कॉलेज के बच्चों को ये समझाते हैं कि आपको सपोज़ मुक़द्दर से 10 kg 10 किलो मोहब्बत मिली है, या उसका कोई भी क्राइटेरिया हो सकता है। अब उसमें से उसने 5, 8, 9 किलो जो है पहले ही खर्च कर दी, तो बाद में कितनी बचेगी? फिर मोहब्बत का कॉन्टेक्स्ट अलग है, मॉम डैड के साथ मोहब्बत अलग अंदाज की है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत सबसे बुलंद होनी चाहिए, हदीस है ईमान के बारे में। इसी तरीके से बच्चों से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए, हस्बैंड से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए। लव लैंग्वेजेस, देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस ऑफ लव, लव की अलग अलग लैंग्वेज है। तो ये पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। और मैंने वो जो दुआ आपको याद कराई थी, ये दुआ कौन से रेफरेंस की, इसका रेफरेंस क्या है? रब्बना हबलना, आपने देखा था वहाँ? इसका मतलब ये है कि आप बहुत ध्यान से प्रेजेंटेशन को नहीं देख रहे। वहाँ जी, वहाँ पर उसका रेफरेंस नहीं था, यहाँ है। है ये रेफरेंस? क्या, कौन सा रेफरेंस है? सूरह फुरकान आयत नंबर 74। आई सेड सूरह रूम आयत नंबर 21, सूरह फुरकान आयत नंबर 74। ये 2 आयतें और एक जो दुआ हमने छोटी सी, ये छोटी छोटी 4-5 चीज़ें आप याद कर लें, इंशाअल्लाह आपके लिए ज़िवाजी ज़िंदगी में बहुत मुफीद होगा। मशवरा, डिस्कशन, शेख जैसे बता रहे थे, बात करो, पॉजिटिव माइंडसेट से बात करो। आज हमारे माशरे में जैसे ये जो प्रेजेंटेशन है, फॉर बोथ, फॉर बॉयज़, फॉर गर्ल, फॉर मैन, फॉर वुमेन, दोनों के लिए। मर्द हजरात औरतों को कुछ समझते ही नहीं, और औरतें भी यार इनसे क्या बात करना है, तो क्या है, जिन्नात है। तो किस तरीके से बात करना है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मशवरा, हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया में जब परेशान हुए तो उनको मशवरा दिया उनकी ज़ौजा ने, क्या नाम था उनका? हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो सोचिए किस तरह की आपसी अंडरस्टैंडिंग थी। इसी तरीके से हिकमत, विजडम, इट्स सो इम्पॉर्टेंट अपनी ज़िवाजी ज़िंदगी के लिए। हिकमत, बहुत जल्दी आप प्रेशराइज मत हो जाइए, इमोशनल आप अपने बातों को इस तरह पेश मत कीजिए कि आपका केस अच्छा होने के बजाय ख़राब हो जाए। इसी तरीके से जो आपके एक्सपेंसेस हैं, कई मरतबा हस्बैंड ये होते हैं, जैसे हमने मवद्दा की मिसाल दी, जिद्दा की, अरब में ऐसा होता है कि वो
क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड सब वाइफ को दिया है, खर्च करो, 6 महीने 8 महीने में इतना सब हो गया। और उसके बाद कहा कि भाई अभी तो हम लोगों को जो है ना ये घर भी बेचना पड़ेगा। तो एक्सपेंसेस में, बल्कि फाइनेंशियल लिटरेसी और फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ज़रूरी है कि हमारी इनकम कितनी है, कितना हमें खर्च करना चाहिए, कितना हमें इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ करना चाहिए, हीरा गोल्ड, और कैसे कैसे जो है नए नए वो पॉन्जी स्कीम्स आती हैं। हमारी कितनी बहनों ने आज तक भी, कितनों के तो आप तक नाम भी नहीं पता, उन्होंने खामोशी में ले जाकर पैसे जमा किए थे और वो सारे के सारे पैसे ज़ाय हो गए। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये थर्ड आयत है जो आपको याद करनी है। फर्स्ट कौन सी आयत की याद की थी आपने? सूरह रूम आयत नंबर, सेकेंड वन सूरह फुरकान आयत नंबर 74। गुड। एंड द थर्ड वन रेफरेंस नहीं है, ये रेफरेंस आपको ढूंढकर निकालना है, ठीक है जी। सूरह बकरा की आयत का एक पार्ट है हुन्ना, बोलो मेरे साथ, हुन्ना लिबासुन लकुम व अंतुम लिबासुन लहुन। इसमें कुरान ये कहता है कि ये जो गर्ल्स हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बीवियां हैं, वो शौहरों के लिए लिबास है, और जो शौहर है वो बीवियों के लिए क्या है? लिबास है। अब आप बताइए कि लिबास का मीनिंग क्या है? लिबास किसे कहते हैं? लिबास किसे कहते हैं? कपड़ों को कहते हैं ना, जिसको हम पहनते हैं, राइट। और अरबी ऐसा है कि बहुत सारे वर्ड्स के कई माने होते हैं, लेकिन लिबास में कोई दो माना नहीं है। एग्जैक्ट लबस यल्बिसु, पहनना, कपड़े पहनना। तो क्या हस्बैंड वाइफ को पहन लेता है? क्या वाइफ हस्बैंड को पहन लेती है? फिर क्या मतलब है इसका? जी, वेरी गुड, माशाल्लाह। तो सिर्फ एक नहीं, ऐसे कई सारे मीनिंग्स है। लिबास जो है इंसान के अयूब को छुपाता है। और वाइफ है, फ़ोन लगा के, मम्मी पता है ये क्या क्या करते हैं। और लड़का थोड़ा सा वो हो ना, बाहर निकलने के दूसरी, अम्मा। तो ये सारी बातें जो है ये आपके फैमिली लाइफ को डिस्टर्ब करती हैं। लिबास ज़ैब ज़ीनत देता है हस्बैंड वाइफ के लिए, वाइफ हस्बैंड के लिए। लिबास राजदार होता है, बहुत सारे अयूब को छुपाता है, राज, सीक्रेट्स उसको महफूज करता है। हस्बैंड को वाइफ की और वाइफ को, इसीलिए हदीस है कि कोई शौहर दूसरे दिन आकर अपनी मजलिस में अपने घर की, अंदर की, बेडरूम की बातें जिक्र न करे, हराम है। इसी तरह लिबास राहत पहुंचाता है। लिबास जिस्म से सबसे करीब तरीन होता है। इसी तरह हस्बैंड वाइफ सबसे करीब होते हैं। हम ट्रेनिंग में समझाते हैं कि अगर ये हस्बैंड वाइफ के बीच में अगर मम्मी आ जाए, मदर इन लॉ आ जाए, फादर इन लॉ आ जाए, ब्रदर इन लॉ आ जाए, कोई भी आएगा, तो ये जो बॉन्डिंग है उसके अंदर फ़र्क पड़ेगा। इस तरह लिबास में मैचिंग होती है। एक पॉइंट तो मैं ये जिक्र करता हूँ, आप डिटेल में जाएंगे तो आप कई चीज़ें निकाल सकते हैं। गर्मियों का लिबास अलग होता है, सर्दियों का लिबास अलग होता है, राइट। अगर आप स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, अल्लाह करे कि शादी के बाद उम्रा भी करें, स्विट्ज़रलैंड भी जाएं, तो स्विट्ज़रलैंड जाएंगे तो आपके लिए अलग कपड़े पहनना पड़ेंगे, कोट्स लेना पड़ेंगे, ओवरकोट लेना पड़ेगा। और अगर आप बहुत सूडान चले जाएं, बहुत गर्म मुल्क है, या अरब मुल्क में बहरीन चले जाएं, बहुत गर्म मुल्क है, तो वहाँ आपको वहाँ के एतबार से। इसी तरह इज़्दिवाजी ज़िंदगी में भी नरमी और गर्मी चलती रहती है। तो ऐसे कई सारी बातें, इसीलिए थर्ड आयत सूरह बकरा की आयत नंबर हाँ 1 जी 167 और 187 187। तो 187 ये थर्ड आयत है। हम ये चाहते हैं कि बहुत पूरा के पूरा जो है ना सेशन तो आप याद नहीं कर सकते, तो कोई इम्पोर्टेंस बातें आपके जहन में हो, मशवरे की बात जिसके बारे में डिटेल आ गई है। इसी तरीके से कुरान ने, अब ये 4th आयत है,
वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। ये 4th आयत आपको याद करनी है। कुरान ने बैलेंस दिया है कि ख़वातीन के लिए भी उतने ही हक़ है जितने शौहरों के लिए। बोलिए, थक गए। ख़वातीन के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, वुमेन्स के लिए भी उतने ही हक़ है जितने शौहरों के लिए हक़ है। कुरान ने बैलेंस जिक्र किया, वलहुन्न मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्न बिल मारूफ। हाँ, वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा। स्टीयरिंग जो है ना वो किसी एक के हाथ में होनी चाहिए। अब 2 लोग मिलकर अगर बोलें कि भाई तुम जो है ना ब्रेक तुम संभालो और मैं एक्सीलेटर संभालती हूँ और हम लोग कार चलाएंगे, दोनों बीच में स्टीयरिंग रखेंगे, कार बराबर चलेगी? तो ये लिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, ये सिस्टम को बनाने के लिए कि घर का एक ज़िम्मेदार शौहर होता है, मोहल्ले का एक ज़िम्मेदार अमीर होता है, फिर सारे मोहल्लों का एक ज़िम्मेदार होता है, फिर सारे सिटी का एक मस्जिद जामा होती थी। ये पूरा के पूरा खिलाफत का निज़ाम है। तो वलिर्रिजालि अलैहिन्न दरजा, लेकिन हुकूक के एतबार से दोनों के हक़ बराबर हैं। ये आयत कौन सी सूरत की है जी? सूरह आयत नंबर, माशाल्लाह माशाल्लाह। गूगल चल रहा है, लिखा हुआ है। ओह माशाल्लाह, अरे अरबी में नहीं लिखा है, इंग्लिश में नज़र आ रहा है आपको, माशाल्लाह। तो ये 4th आयतें हैं। सिर्फ ये 4-5 आयतें आप इसके नंबर जहन में रखें, बाद में आप इसके बारे में डिटेल मालूम कर सकते हैं। हमारे यहाँ ये जॉइंट फैमिली सिस्टम, उसके बहुत सारे क्या करते हैं मसले हैं, उसके होने के भी और नहीं होने के भी। हम कोई फिक्स एंड फाइनल रूलिंग उसके बारे में नहीं बता सकते। ये डिपेंड करता है सिचुएशन कैसे हैं, हालात कैसे हैं। लेकिन जहाँ तक शरीयत का हिस्सा है कि सबसे बेहतर तरीका तो यही है कि हस्बैंड वाइफ अलग से रहें, और अगर घर में भी रहते हैं तो कम से कम एक एरिया, क्योंकि फाइनेंशियल मसाइल हैं। अब अगर हम पहले से कहें कि भाई अलग घर लेके रहें और उसके पास उसकी जिम्मेदार नहीं है, तो पता चले शादी नहीं हो रही है 30 साल 35 साल 40 साल, ये भी मसले हैं। तो ये डिपेंड करता है हर एक की सिचुएशन पर। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली भी है तब भी वाइफ को कम से कम उसके बेडरूम का पूरा इख्तियार है कि नो वन कैन इंटर विदाउट हर परमिशन। और यहाँ तो ऐसा है कि फजर के बाद तुमने दरवाज़ा बंद नहीं करना है, वो पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हुकूक के निज़ाम को समझना खुसूसन जॉइंट फैमिली सिस्टम में बहुत ज़रूरी है। और ये सबसे बड़ा मसला है जो हमारे माशरे में आज फैमिली सिस्टम को बर्बाद कर रहा है। ये क्या है? सोशल मीडिया, फेसबुक। हमने 10 साल की पहली पोस्ट निकाली उसकी, और हमने जो है ना उसके मोबाइल के लॉक के बारे में बात कर रहे थे शेख। तो ये जो चीज़ें हैं उसके बेनिफिट्स को लेना चाहिए, उसकी पॉजिटिविटी को लेना चाहिए और नेगेटिविटी से बचना चाहिए। ये पहला चैप्टर था जिसमें क्या बताया गया था? दोनों को क्या करना चाहिए, ठीक है। सेकंड चैप्टर क्या है? दोनों को किन चीज़ों से बचना चाहिए। थर्ड वन, हस्बैंड को क्या करना चाहिए, हस्बैंड को किन चीज़ों से बचना चाहिए। फिर उसके बाद फिफ्थ, बीवी को करना चाहिए, बीवी को इससे बचना। अब इसकी डिटेल में हम जाएंगे तो टाइम बहुत लगेगा, मेरे पास वक्त कम है। इसके लिए मैं आपको स्लाइड बता देता हूँ। सबसे पहले जिन चीज़ों से दोनों ख़ानदानों को बचना चाहिए वो रस्म रिवाज, अजीब अजीब रिवाज चल रहे हैं। और वो रस्म और रिवाज जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स बाद में जाके क्रिएट करते हैं। वलीमे में दिखलावा, पैसे नहीं हैं लेकिन बड़ा प्रोग्राम करना है। इसी तरीके से जहेज़ का लेन देन, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मिसाल, कुरान की आयतें। इसी तरीके से ख़ानदानों का इंटरफेरेंस, मुदाखलत, मम्मी का ये कहना, भाई का ये कहना, ये फैमिली लाइफ को मनफी सोच, नेगेटिव थिंकिंग। बी पॉजिटिव ऑलवेज। सामने वाला कितना भी नेगेटिव हो, आप अगर पॉजिटिव हैं तो आप उस मसले का हल निकाल कर रहेंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से डाउट्स, शुकूक व शुबहात, ये क्या कर रहे हैं। हमारे पास कई सारे ऐसे तलाक़ के केस आए सिर्फ छोटे से डाउट की वजह से। हकीकत में मुझे 100% यकीन है कि ये ख़ातून या ये मर्द इस बात का शिकार नहीं है,
लेकिन डाउट्स आ गया है, साइकोलॉजिकल इतना जहन में बैठ गया है कि बस उसी का मुज़ाकरा होता है और कुरान का फ़ैसला उसके बारे में है। ज़िद और हट डरमी नहीं, मैंने तो घर जाना ही है, मैंने बात सुनना ही नहीं है। खुद गर्जी, ईगो, वो है ना कि अपना ईगो बाहर निकाल कर आओ। हस्बैंड वाइफ रिलेशन में ईगो नहीं चलता है, उधर लव होती है। और फिर मवद्दा भी तो डीप लव को कहते हैं, बेगर्ज मोहब्बत को कहते हैं। इसी तरीके से तजस्सुस, कहाँ जा रहे हैं, किन को बात कर रहे हैं, किन से बात हो रही है। यूजिंग फॉल लैंग्वेजेस, बदजुबानी, ऐसे क्या हम अल्फाज कह रहे हैं, सोचना चाहिए। जब हम अपनी आम हालात में उन अल्फाज को सोचते हैं तो पता चलता है कि क्या मैंने ये अल्फाज कहे। अपनी रिकॉर्डिंग खुद सुनना चाहिए कभी कभी। इसी तरीके से बैकबाइटिंग, चुगलखोरी है, और कोई भी फ़ैसला लेने, बस अब मुझे नहीं रहना, बस अब मुझे नहीं रहना, या हस्बैंड नहीं अभी हमको रखना ही नहीं है, वो सारा क्लियर हो गया है, क्या मैटर था, सब कुछ हुआ नहीं। तो ये फ़ैसले की जल्दी इंसान को बहुत नुकसान पहुंचाती है। और ये एक पॉइंट है कि अपना, ऐसा मुमकिन नहीं है कि हस्बैंड वाइफ के अंदर डिस्प्यूट ना हो। हमने अभी बॉम्बे में 3 हफ्ते पहले एक वर्कशॉप हुआ था, तो मैंने शादीशुदा लोगों, शादीशुदा कितने ज़रा हाथ उठाए, फर्स्ट रोज हो गए। आप में से कितने ऐसे जिनका अपने हस्बैंड से कभी कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ? एक, वहाँ पर एक बच्ची ने हाथ उठाया, पता चला उनका 2 हफ्ते पहले ही निकाह हुआ है। तो किसी ने कहा कि अब आगे आगे देख होता है क्या। तो ये मुमकिन ही नहीं, देखो एक ने भी हाथ नहीं उठाया, ये मुमकिन ही नहीं है कि डिस्प्यूट न हो, इख्तिलाफ न हो, ये नेचुरल है। अल्लाह ने फितरत ही ऐसी बनाई है, 100% कोई दूसरे की तरह 100% नहीं हो सकता। कितनी प्यारी हदीस है, आप ये हदीस को अपने दिल पर लिख कर जाएं, आपके ज़िंदगी के सारे मसले हल होंगे। हदीस ये है कि अगर हस्बैंड नाराज़ है, हदीस में ये भी है, अगर वाइफ नाराज़ है तो तुम रात में मत सोना मगर ये कि उसके हाथ हो गया, झगड़ा हो गया, तुम मेरी मम्मी के घर पर मुझे नहीं लेके जा रहे हो, मत लेके जाओ, आज से मैं खाना भी नहीं बनाऊंगी, मुझे बात नहीं करना, तुम्हारे से चेहरे पर नहीं देखना। उधर जाकर उसने अपना चेहरा, सो गई। हदीस है। अब हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ का हाथ पकड़कर, जब मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक आप मुझसे राज़ी नहीं हो जाएंगे। या हस्बैंड नाराज़ हो गया किसी और बात पर और वाइफ ने उसका हाथ पकड़ा कि अल्लाह तबारक व ताला ऐसे जोड़ों पर रहम करते हैं, मोहब्बत की निगाह से देखते हैं, और इस इज़्दिवाजी ज़िंदगी को अल्लाह क़ुर्रतुल आइन बनाते हैं। समझ गए? अगर आपने देखा जाएगा, ज़रूरत होगी तो मेरे से बात करेगा। वो है ना बड़ा स्टोरी कि भाई सुबह में फिर उसको जो है ऑफिस जाने के लिए उन्होंने कहा 5 बजे मुझे उठा देना, लिखकर अपने वाइफ के टके के नीचे रख दिया। तो सुबह 5 बजे जो है ना वाइफ ने उसके पीछे उठो 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 उठो। तो इस तरह से आपके मसले हल नहीं होंगे। आपको जो है ना इख्तिलाफ को जितना जल्दी आप ख़त्म कर सकते हैं, डिस्प्यूट को जितना जल्दी हल कर सकते हैं, यह आपके लिए बेहतर है। अकमलुल मुमिनीन ईमानन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का नाम है फैमिली फर्स्ट। पहले हमारा नाम था अन-नसीहा, फिर हमने चेंज करके बैतुल हिकमा किया, बहुत काम हुआ उसके ऊपर। लेकिन फिर कहा कि हमारे जो यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो इस तरह के अरबी नामों को नहीं समझती है, लिहाजा हमको ऐसा नाम रखना चाहिए जो कुरान और हदीस से करीब भी हो और उसके अंदर एक मैसेज भी हो, अट्रैक्शन भी हो। तो फैमिली फ़र्स्ट हमने हदीस की बुनियाद पर रखा है। आप में से कौन बता सकता है कि वो कौन सी हदीस होगी? जी, ग्रेट, माशाल्लाह माशाल्लाह। यह हदीस यहाँ है, खैरुकुम ली अहली, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान है जो अपने घर वालों के साथ अच्छा हो, जो वाइफ अपने हस्बैंड के साथ अच्छी हो, जो हस्बैंड अपने वाइफ के अच्छा हो, दोस्तों के साथ तो बहुत अच्छा, यारों के साथ बहुत अच्छा, सिस्टर्स के साथ बहुत अच्छी, अपनी फीमेल सहेलियों के साथ तो बहुत अच्छी। लेकिन घर में क्या हाल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में अच्छे थे,
हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रेसिंग की है, और कितने सारे स्टोरीज़ हैं जिसको आप ख़ुद जमा कीजिए कि कैसे कैसे जो है हार्मोनी की और किस तरीके के डिस्कशन की स्टोरीज़ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो फैमिली फ़र्स्ट। इसी तरीके से बुरी सोहबत, ये जो हमारी दोस्ती होती है ना, जो हमारी फ्रेंडशिप होती है, ये फ्रेंडशिप हमारे फैमिली लाइफ को डिस्ट्रॉय करती है। आप सही काउंसलर के पास जाएं। शेख अब्दुल लतीफ़ साहब का क्या है सम्मान, हमारे यहाँ फैमिली फ़र्स्ट। यहाँ भी माशाल्लाह हमारी जो सिस्टर है ओवैस साहब की बेटी, उनका भी अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे लोगों के पास जिनको नॉलेज है, जो आपको सही राय दे सके, जो आपकी सही रहबरी कर सके। तो किन से राय लेना ये भी बहुत अहम है। और सबसे अहम बात कि अल्लाह तबारक व तआला से कि आपका कोई भी प्रॉब्लम हो, आप मुसल्ला बिछाइए, 2 रकात नमाज़ पढ़िए, आपका वो मसला हल हो जाएगा। सारे मसलों का हल किसके पास है? अल्लाह तबारक व तआला के पास। तो ये 2 सेशंस थे, 2 चैप्टर्स थे जिसकी डिटेल पर हमने बात की। अब मैं सिर्फ़ वो उमूर जिनकी तरफ शोहर को तवज्जो देनी चाहिए सिर्फ आपको स्लाइड बताऊंगा वक्त की कमी की वजह से, कि एक तो है महर, बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी है ख़र्चे की ज़िम्मेदारी, एक्सपेंसेस की ज़िम्मेदारी शोहर पर है। बीवी के साथ अच्छा सलूक करना, कुरान का हुक्म, हदीस का हुक्म। इसी तरीके से जो आखिरी खुतबा हज्जतुल विदा है उसके अंदर इसका ज़िक्र है। ख़ुद तो बहुत चाहते हैं कि बीवी तो एकदम जो है ना मिस यूनिवर्स बन के रहे, और ख़ुद जो है ना वो, मैं तो हमारे कुछ दोस्तों कहता हूँ कि फटा हुआ जो है ना बनियान और वो पुराने ज़माने की लुंगी, और उसी हालत में वो रहते हैं। तो ये नहीं शरीयत है। शरीयत में शौहर के लिए भी है, घर के काम में वो हाथ बटाए। घर के कामों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर के कामों में हाथ बटाते थे। इसी तरीके से बीवी के रिश्तेदारों की इज़्ज़त करे, अपने माँ और बीवी के दरमियान बैलेंस करे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीसॉ की तरह है। और हस्बैंड की ज़िम्मेदारी है कि बीवी की तरफ इतना न झुक जाए कि उसके नाजायज़ मुतालबात और उसकी वजह से वालिदैन के साथ जुल्म ज़्यादती करे। और ऐसा भी नहीं कि वालिदैन ने कोई ऐसी बात कह रहे तेरी तो ऐसी करती है, करती, अच्छा मेरी माँ को तूने ऐसा कहा है, अब उसके साथ ज़्यादती करे। नहीं, दोनों के दरमियान बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से हस्बैंड को इन चीज़ों से अवॉइड कर बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर नुक्ताचीनी, ताना देना, अरे तुम लोग तो क्या, तुम लोग ने देखा है कभी जो है 5 स्टार होटल देखा है क्या? गुर्बत का ताना देना, औलाद का ताना देना, इसकी गुंजाइश नहीं। ख़ुद तो आज़ाद रहना और बीवी को पाबंद करना, बुर्का पहनो, ऐसा करो वैसा करो, नमाज़ पढ़ो, कुरान पढ़ो, और ख़ुद जो है वो घूम रहे हैं। घर से गैर हाजिर रहना है, रात में बहुत देर से आना, मारपीट करना, अब्यूज़ करना। इसी तरीके से किसी और औरत का तज़किरा करना, ये कभी भी वाइफ बर्दाश्त नहीं करती हैं। अब वाइफ को किन किन चीज़ों की तरफ तवज्जो देना चाहिए? नंबर 1 इताअत और फरमाबरदारी। ये एक निज़ाम बना है शरीयत ने कि हस्बैंड जो है वो घर का ज़िम्मेदार है, वाइफ उसकी बातों को एक्सेप्ट करे, समझे, माने, इताअत करे, बच्चे इताअत करेंगे, और इस तरह ये पूरी फैमिली लाइफ होती है। ये जो हदीस है, इस हदीस के ऊपर मैं एक बैलेंस निज़ाम रिफ़क़म बिल क़वारीर की सूरत में बताता हूँ। ये हदीस कि क्या मतलब है इसका, कि अगर हुक्म होता तो औरतों को हुक्म होता कि वह अपने शौहरों को सजदा करें। शौहर के घर का, शौहर की माल की हिफाजत करना, अपनी इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत करना, इसी तरीके से क़दरदानी, शुक्रगुज़ारी का जज्बा रखना, बच्चों की तरबियत, अपब्रिंगिंग, इसी तरीके से सलीक़ामंदी, घर की सफाई, और ख़वातीन को किन चीज़ों से बचना चाहिए? बेपर्दगी से बचना चाहिए। कुरान की आयत है वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, मुलाज़मत, जॉब ओरिएंटेड। एक तो ये है मजबूरी में, या प्रोफेशनल है, एक डॉक्टर है जिसने MBBS, हमारे पास एक MBBS या MD डॉक्टर थी, वो मैं घर पर नहीं। आपको तो अल्लाह ने एक टैलेंट दिया है, खिदमत का मौका दिया है, कितनी सारी जो है हमारी अपनी बच्चियों के लिए ज़रूरत होती है। लेकिन एक है जॉब ओरिएंटेड है, मुझे जॉब करना। अभी हमारे पास एक केस है, बहुत अच्छी फैमिली है, बिजनेसमैन है, लेकिन वाइफ के घर वाले या उसकी जो 1-2 लोग हैं वो कहते हैं कि नहीं ये जॉब करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि उसको अपने घर वालों का सपोर्ट करना है। क्योंकि हमारा इतना बड़ा बिज़नेस है, हमारे पास इतने खुद जो है लोग काम करते हैं। तो ये जॉब ओरिएंटेड, ये मजबूरी की ज़रूरत की हद तक है, और प्रोफेशनल के लिए एक अलग मौजू है। आम तौर पर शरीयत का मिजाज ये है, और नेचर की भी तकाज़ा ये है
कि औरत अपने घर के निज़ाम को बेहतर बनाए, अपने घर के मामलात को बेहतर करे। वैसे भी नेचुरल डेवलपमेंट के एतबार से उसके लिए सफ़र करना, इधर उधर जाना, मुख्तलिफ़ लोगों से मिलना, ये उसके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो जॉब ओरिएंटेड बनना, इससे शरीयत मना करती है। नाजायज़ बेजा मुतालबात, वालिदैन की गलत रहबरी, ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, जो कॉल पर बातें होती हैं। इसी तरीके से इन लॉस के साथ मामला गलत रखना, गैर इजाज़त निफली इबादत। एक खातून बहुत नेक, मैं तो पीर व जुमेरात का रोज़ा, वो 13, 14, 15 का रोज़ा, बहुत अच्छी बात है, बहुत नेकी है, लेकिन क्या हस्बैंड ने तुमको अलाउ किया है? साफ़ हदीस है कि अगर हस्बैंड की तरफ से अलाउड नहीं है तो आप ये निफली इबादत नहीं कर सकते। उससे ज़्यादा है कि आप उसकी खिदमत करें। और ये है बिला वजह खुला का मतलब, कुछ भी हो जाए, भाई मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं रहना, मुझे तलाक दे दो। तो ये तलाक और खुला का लफ्ज़ अपने ज़ुबान पर कभी भी नहीं लाना है। आखिर में कुछ एडवाइस हैं, खैर वो उसी से मुताल्लिक़ हैं जो अभी आपके सामने प्रेजेंटेशन किया गया। खुलासा ये है कि फ़र्स्ट प्रेजेंटेशन का मुख्तसर खुलासा क्या था कि हमारे सामने 6 सवालात होंगे। कौन कौन से? व्हाट, व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, विथ whom। और सेकंड प्रेजेंटेशन का क्या खुलासा है? फॉर कपल्स, बचने के काम, डूइंग एंड, और फिर हस्बैंड के लिए और फिर वाइफ के लिए। ठीक है, क्लियर है? और आपने 4 आयतें याद की। पहली कौन सी? सूरह रूम आयत नंबर 21। सेकंड सूरह फुरकान आयत नंबर 74। नंबर 3 सूरह बकरा आयत नंबर 167। ओह 187, गुड। एंड नंबर 4, जब सब ईश्वर का पता चला हो गया। 4th वन, विच वन? लाइक अ गारमेंट, एक बुक है लाइक अ गारमेंट। जैसे मैंने कहा था ना, कूलनेस ऑफ आइज एक कोर्स है, लाइक अ गारमेंट एक बुक है, हुन्न लिबासुल लकुम अंतुम। तो ये 4 आयतें हो गई। और आपने एक दुआ याद की थी, कौन सी? वो आयत ही है दुआ, तो वो तो सूरह फुरकान की हो गई। एक हदीस की दुआ याद की थी, बारकल्लाहु लका व बारक अलैक व जमा बैनकुमा फ़ी खैर। तो ये सारा के सारा खुलासा इसलिए है कि एक तो ये कि आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाएं, साथ साथ में आप इस विज़न को, इस प्रोजेक्ट को, इस प्री मैरिज के कॉन्सेप्ट को आगे लेकर जाएं। कौन कौन अभी आप जो है तैयार हैं कि नेक्स्ट सेशन लेना होगा? प्रेजेंटेशन हमारा होगा या आप बना सकते हैं और आप खुद प्रेजेंट करेंगे? कौन कौन करेगा? हिम्मत हिम्मत, सब कर सकते हैं। ठीक है इंशाअल्लाह। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और अल्हम्दुलिल्लाह हम सब की आंखें खुल गई और सारी जो पॉइंट्स डिस्कस किए गए लाइन से, वो सारी चीज़ें इतनी इम्पॉर्टेंट है कि सब अपने साथ एक अहम टेक अवे लेकर जाएंगे आज इंशाल्लाह। लास्ट सेशन में जो प्राइसेस डिस्कस हुए थे नोट्स के एतबार से, जिसने सबसे अच्छी नोट्स बनाई थी, तो वो आप लोग अपने कलेक्ट करने आगे आ जाइए, जिसके भी नाम लिए जाते हैं। फर्स्ट प्राइज़ जिसने सबसे अच्छी नोट्स बनाई थी वो जाता है लुबना को। लुबना, आप प्लीज़ आगे आ जाइए, आगे। सेकेंड प्राइज जाता है लमिश। आप सब खूब तालियों के साथ इनकी हौसला अफजाई कीजिए। और थर्ड प्राइज मरियम परियानी। अब इसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे जिसमें नमाज और लंच का प्रोविज़न किया गया है। आप सबसे गुजारिश है कि हमारे वॉलंटियर्स के साथ कोऑपरेट करें और जिस तरह से आपको हिदायत दी जाती है
आप उस तरह से उसको फॉलो करें, सब मिलकर इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाएं। 2:30 को हम स्टार्ट कर देंगे विद आवर नेक्स्ट सेशन विद डॉक्टर रुखशीदा सैयदा साहिबा इंशाल्लाह। तो आप सब जो है वो लंच और नमाज से फ़ारिग होकर कोशिश करें कि 2:30 तक यहाँ मौजूद रहें। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा।